हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। ठीक है। सो ये चैप्टर में हमारे को 6 सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 67 से लेकर के सेक्शन नंबर 72 तक। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ठीक है। सो सबसे पहले समझिए कि इंस्पेक्शन होता क्या है। इंस्पेक्शन क्या करता है? इंस्पेक्शन इनेबल्स ऑफिसर टू एक्सेस एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस पर एक्सेस करना। कहां पर? किसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे? या तो कोई टैक्सेबल पर्सन है, या फिर कोई ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है, या फिर कोई ऑनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस और गोडाउन। ठीक है। सो यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई है। टैक्सेबल पर्सन हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, और तीसरा वेयर हाउस कीपर हो गया। ठीक है। सो उनके प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस करना, ये पावर देता है सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है। अब कौन से सर्कमस्टेंसेस में जो है इंस्पेक्शन किया जा सकता है? सो समझिए, जब भी कोई जॉइंट कमिश्नर या फिर ऑफिसर हायर इन रैंक, ठीक है, जॉइंट कमिश्नर या ऑफिसर हायर इन रैंक के पास रीजन टू बिलीव है कि किसी भी पर्सन ने, कोई भी टैक्सेबल पर्सन हो गया या ट्रांसपोर्टर हो गया या वेयर हाउस कीपर हो गया, उसने कोई है टैक्स का इवेजन किया है। ठीक है। तो वो क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर को जो है ऑथराइजेशन देगा कि जाइए आप और यहाँ पर इंस्पेक्शन कीजिए। ठीक है। सो अब फर्स्ट ये है टैक्सेबल पर्सन के बारे में। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है तो उसमें अपने को क्या चीजें देखनी है? ये 4 चीजें आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर उसने इन चारों में से कोई भी चीज किया है तो उसका जो है इंस्पेक्शन किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट क्या दिया है? सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, कोई भी गुड्स और सर्विस का छुपाया है उसने टैक्स इवेजन के पर्पज से। ठीक है। या फिर सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, या फिर क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ एंटाइटलमेंट, जितना जिसने आईटीसी के लिए एंटाइटल था उससे ज्यादा क्लेम किया उसने। या फिर लास्ट क्या बोला? कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू इवेड टैक्स, टैक्स इवेजन के पर्पज से कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया। ठीक है। सो कौन सी 4 चीजें देखी? पहला देखा सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है। दूसरा सप्रेस्ड गुड्स, सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। ठीक है। और तीसरा क्या बोला? क्लेम्ड इन एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। और चौथा कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू इवेड टैक्स। ठीक है। अगर ये चारों में से कोई भी चीज किया किसी टैक्सेबल पर्सन ने, तो उसका जो है इंस्पेक्शन किया जा सकता है सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है। अब सेकंड केस क्या दिया है? अगर कोई पर्सन है जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और कोई ऑनर है, ऑपरेटर ऑफ है ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन, तो उस केस में क्या है? अगर उसने कोई गुड्स ऐसे छुपा करके रखे जिसका पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया है, ठीक है, टैक्स पे नहीं किया, या फिर कोई अकाउंट्स या गुड्स को इस तरीके से रखा है जिसका जो उद्देश्य है वो है इवेजन ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स इवेजन के पर्पज से उस गुड्स को जो है छुपा करके रखे हैं, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस कीपर का भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है। सो सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर क्या होता है? ठीक है। सर्च जो है वो थोड़ा सा सीरियस चीज होता है एज कंपेयर टू इंस्पेक्शन। ठीक है। अब सर्च किया कब किया जा सकता है? कोई भी इंस्पेक्शन या ऑडिट के दौरान अगर किसी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई भी गुड्स है जो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, ठीक है, जो सेक्शन 130 के अंदर हम पढ़ते हैं लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई भी गुड्स जो है वो छुपाए हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जिसको सीक्रेटली स्टोर किया गया है और वो डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिमांड ऑफ टैक्स, ठीक है, प्रोसीडिंग्स में वो काम आने के लिए है, लेकिन उन गुड्स को या डॉक्यूमेंट्स को छुपाया गया है, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? वो गुड्स को सर्च करके उसको सीज कर सकता है। ठीक है। सीजर क्या होता है? सीजर इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ टेकिंग फिजिकल कस्टडी, मतलब वो गुड्स का जो है फिजिकल कस्टडी ले लेना ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑफिसर अंडर लीगल प्रोसेस। ठीक है। सो हमने मूवीज में देखते हैं ना, गुड्स को सीज कर दिया जाता है। सो वही चीज यहाँ पर दी है। अब ऑफिसर्स के क्या क्या पावर्स है सर्च के दौरान, सो देखते हैं वन बाय वन। पहला क्या बोला है? ऑफिसर चाहे तो कोई भी गुड्स को सर्च या सीज कर सकता है। ठीक है। कोई भी गुड्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, बुक्स हो गए, थिंग्स विच आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन फ्रॉम द प्रीमाइसेस सर्च्ड। ठीक है। जो भी प्रीमाइस सर्च किया उसमें अगर उसको कोई लगता है कोई बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना चाहिए, सीज करना चाहिए, तो उसके पास पावर है कि वो कर सकता है। ठीक है। लेकिन कोई गुड्स का नेचर ऐसा है कि उसको सीज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा? उसको डिटेन कर सकता है, मतलब कि वो ओनर को जो है वो ऑर्डर दे देगा कि भैया ये गुड्स जो है वो मेरे इजाजत के बगैर आपको नहीं रिमूव करना है, या यहाँ से कहीं और जगह नहीं ले जाना है। ठीक है। तो उस केस में गुड्स को डिटेन कर दिया जाएगा अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सीज करना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखा है? जो भी पर्सन है जिसके गुड्स को सीज किया गया है या डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, उसके पास उसको बोला है कि वो
एंटाइटल टू टेक कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द सीज्ड रिकॉर्ड, मतलब कोई भी रिकॉर्ड्स आपने सीज कर दिया लेकिन उसके पास राइट है कि भैया वो जो है कॉपीज ले सकता है, फोटो कॉपीज उसका ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये ड्यूरिंग द सर्च ऑफिसर के पास पावर है कि वो कोई भी डोर को या अलमीरा या बॉक्स को जो है तोड़ सकता है, ठीक है। सीआईडी का दया बन के कोई भी दरवाजे को तोड़ सकता है, लेकिन कब? ऐसा नहीं कि मर्जी से मन हो गया दरवाजे तोड़ दिए, ऐसा नहीं। आपको अगर एक्सेस डिनाई किया गया है उसी केस में जो है आप ब्रेक कर सकते हो कोई डोर या अलमीरा को, ठीक है। इफ एक्सेस टू द सेम इज डिनाइड, ठीक है, तो ही आप कर सकते हो। और ऑफिसर के पास पावर ये भी है कि वो सील कर सकता है किसी भी प्रीमाइसेस को, देखा ना, ताला लगा के एक कपड़ा लगा के वो सील कर देते हैं, ठीक है। सो कोई भी प्रीमाइस को सील कर सकता है अगर उसका एक्सेस डिनाई किया गया, ठीक है। अब जो भी उसने बुक्स या डॉक्यूमेंट सीज किए हैं, तो ऑफिसर का वो अपने इंक्वायरी के लिए या प्रोसीडिंग्स के लिए कोई भी गुड्स को सीज करता है, सो वो सीज गुड्स को उसको रिटर्न करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। अगर वो गुड्स ऐसा लगता है कि उसका जरूरत पूरी हो गई या फिर उस पर रिलाई नहीं किया जाता, नॉट रिलाइड ऑन द सच गुड्स, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, ठीक है। सो 30 days में रिटर्न करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, जो भी गुड्स कॉन्फिस्क मतलब कोई भी गुड्स जो है जो सीज किया है या कॉन्फिस्केट किया है तो उसको रिलीज कैसे किया जाएगा। सो यहाँ पर 3 मेथड्स दिए गए, ठीक है। पहला दिया है प्रोविजनल बेसिस, ठीक है। सो प्रोविजनल बेसिस क्या बोलता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लड़ रहा है, उसका डिपार्टमेंट के साथ प्रोसीडिंग्स चल रहा है, ठीक है। सो वो क्या बोलता है कि भैया मैं आपको क्या करता हूँ, फैसला आने में तो टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, तो आप क्या कीजिए, प्रोविजनली बेसिस पे जो है वो गुड्स को रिलीज कर दीजिए, ठीक है। और उस केस में डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए, बॉन्ड भर दीजिए और साथ में सिक्योरिटी फर्निश कर दीजिए, ठीक है। तो उस केस में प्रोविजनली जो है आपको गुड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। या फिर सेकंड क्या बोला है, ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी, आप अगर एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट भर देते हो उस केस में भी जो है गुड्स जो है आपको प्रोविजनली रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, सेकंड बोला है एक्चुअल रिटर्न ऑफ द गुड्स। सो कोई भी गुड्स को जब सीज किया जाता है तो डिपार्टमेंट को जो है नोटिस इशू करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है। जो भी गुड्स उन्होंने सीज किया है, अगर उन्होंने नोटिस इशू नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, देन उसको जो है गुड्स को रिलीज करना पड़ेगा, गुड शैल बी रिटर्न, ठीक है। सो ये जो 6 महीने में अगर नोटिस इशू नहीं कर पाए तो आपको गुड्स जो है एक्चुअली रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो 6 months का टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड हो जाएगा फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 month ऑन सफिशिएंट कॉजेस, ठीक है। सो ये पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय 6 months, ठीक है। और लास्ट क्या दिया, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ये क्या बात करता है, अगर कोई गुड्स का ऐसा नेचर है, वो पेरिशेबल है या हैजार्डियस है और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो खराब हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन गुड्स को जो है डिस्पोज ऑफ कर देती है, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और जो भी गुड्स डिस्पोज ऑफ किया है उसका एक इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रिपेयर एन इन्वेंट्री ऑफ सच गुड्स इन द प्रिस्क्राइब मैनर। जो भी गुड्स को डिस्पोज ऑफ करो तो आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि कितने गुड्स हमारे पास हमने सीज किए थे और कितने गुड्स जो है हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर कौन से 3 पॉइंट्स दिए, मैनर ऑफ रिलीज क्या क्या है, या तो प्रोविजनल बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। आप बॉन्ड भर दीजिए और साथ में सिक्योरिटी दे दीजिए या फिर पेमेंट कर दीजिए टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे गुड्स रिलीज हो जाएंगे। सेकंड क्या दिया, एक्चुअल रिटर्न ऑफ द गुड्स, ठीक है। ये क्या बात करता है, अगर आपने शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस इशू नहीं किया है, जो भी गुड्स सीज किया है, तो उस केस में जो है आपको गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे। और लास्ट क्या बोला है, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स जो है प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि पेरिशेबल नेचर के हैं या वो खराब हो जाएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, तो वो क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उसका एक इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। सो सर्च करते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो सिंपल दिमाग में वो रेड मूवी आप इमेजिन कर लीजिए, अजय देवगन वाली। सर्च कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। वर्ड टू वर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट की पॉइंट्स जो है वो याद ध्यान रखना है। सो पहला क्या बोला है कि कोई भी सर्च जो है विदाउट अ वैलिड सर्च वारंट, आपको सर्च वारंट, वैलिड सर्च वारंट आपके पास होना चाहिए सर्च करने से पहले, ठीक है। और आपको जो है सर्च वारंट पे सिग्नेचर लेना पड़ेगा, कौन किस किस का, एक तो पर्सन इंचार्ज जो भी उस घर का मालिक है या ऑफिस का जो भी मालिक है उसका साइन, और साथ में 2 विटनेस, एटलीस्ट 2 विटनेस। सो इनका आपको जो है सर्च करने से पहले आपको इनके सिग्नेचर भी लेने पड़ेंगे सर्च वारंट पे, ठीक है। आप अगर कोई भी रेसिडेंस पे जा रहे हो, किसी घर पे रेड डालने जा रहे हो, तो आपके पास एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए साथ में, ठीक है, जो कोई भी लेडीज का तलाशी लगे लेना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
आप सर्च कर रहे हो उससे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको अपना आईडी कार्ड बताना पड़ेगा कि भैया हम जेन्युइन पर्सन है और हम आपके यहाँ रेड करने के लिए आए, ठीक है। और आप जो जो भी सर्च होता है वो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस की प्रेजेंस में सर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने अकेले ही रेड कर दी, ठीक है। आपके 2 विटनेस होना जरूरी है, उनकी प्रेजेंस में ही सर्च कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, सर्च करने से पहले और सर्च करने के बाद आपको जो भी ऑफिसर्स जो सर्च कर रहे हैं उनको ऑफर करना पड़ेगा उनका पर्सनल सर्च। अक्सर क्या होता है, कोई ऑफिसर आए और वो खुद ही पैसे लेकर के आए और उन्होंने वहां पर छुपा दिए घर के अंदर और फिर लास्ट में निकाल के लेके आ गए कि आपके घर से ये मिला है, ठीक है। सो इस केस में क्या बोला कि सिंपल, आप सर्च शुरू कर रहे हो उससे पहले आप पहले खुद की तलाशी दीजिए कि आप कोई खुद तो कुछ चीजें लेके नहीं आए हो, और लास्ट में सर्च होने के लास्ट में भी आपको जो है पर्सनल सर्च करवाना पड़ेगा कि आप कोई घर से कुछ चीज चुरा करके तो नहीं ले जा रहे हो। सो ये हो गया। उसके बाद आपको एक पंचनामा और महजर प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें सारा लिस्ट दिया जाएगा कि कौन कौन से जो गुड्स है, वो लिस्ट ऑफ ऑल गुड्स और डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से गुड्स को सीज किया है, कॉन्फिस्केट किया है, तो उसमें सारी डिटेल्स रहेगी, ठीक है। और इसका जो कॉपी है, एक कॉपी देना पड़ेगा पंचनामा महजर का, जो पर्सन इंचार्ज होगा, ऑनर होगा, उसको भी एक कॉपी देना पड़ेगा कि भैया आपके घर से हमें ये गुड्स मिले हैं और हम इसको जो है सीज कर रहे हैं और ले जा रहे हैं, ठीक है। अब पूरा सर्च कंडक्ट हो गया, उसके बाद जो भी सर्च वारंट रहता है, ठीक है, उस सर्च वारंट को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न इन ओरिजिनल टू द इशूइंग ऑफिसर, जिसने भी वो सर्च वारंट इशू किया था उसको फिर से जो है रिटर्न करना पड़ेगा, और उसको आउटकम भी बताना पड़ेगा कि हमने सर्च किया तो उस सर्च का आउटकम क्या रहा, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें नाम भी बताएगा कौन कौन से ऑफिसर ने पार्टिसिपेट किया था सर्च में, उसका नाम भी मेंशन करेगा कि ये सर्च जो है इन इन व्यक्ति ने कंप्लीट किया था, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है सर्च करने से पहले। नाउ सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट। सो सर्च वारंट क्या होता है, सर्च वारंट एक तरह का रिटन अथॉरिटी है टू कंडक्ट अ सर्च, ठीक है। और सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है, कोई भी ऑफिसर ऑफ द जॉइंट कमिश्नर या फिर उसकी रैंक के अबाव का कोई ऑफिसर है तो वो जो है सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब सर्च वारंट का क्या क्या कंटेंट रहेगा, तो सबसे पहले सर्च वारंट के अंदर बताना है कि भैया कौन से एक्ट के अंदर वायलेशन किया है, या फिर कौन सा प्रीमाइस है जिसको सर्च करने वाले हो। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथोराइज टू सर्च, कौन कौन व्यक्ति जो है ऑथोराइज है सर्च करने के लिए। उसके बाद इशूइंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम और पता क्या है। उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ इशू ऑफ सर्च वारंट, सीरियल नंबर ऑफ सर्च वारंट एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी, मतलब कितने दिन के लिए वो सर्च वारंट वैलिड है, 1 दिन या 2 दिन, ठीक है। सो ये सारे कंटेंट रहते हैं सर्च वारंट के अंदर। एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिया है सेफगार्ड्स क्या क्या अवेलेबल है जब कोई भी सर्च या सीजर किया जाता है, ठीक है। जो जो भी पर्सन का सर्च एंड सीजर किया है तो उसके पास क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या दिया, कोई भी सीज्ड गुड्स है तो उसको जो है ऑफिसर एक बियॉन्ड नेसेसरी पीरियड से ज्यादा उसको रिटेन करके नहीं रख सकता, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड उसको चाहिए एग्जामिनेशन के लिए तब तक वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, उसके बाद उसको जो है गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, जो भी पर्सन के डॉक्यूमेंट्स या गुड्स सीज किए गए तो उसके पास राइट है कि वो फोटोकॉपीज ले सकता है, एक्स्ट्रा ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, अगर सीज करने के बाद गुड्स को नोटिस इशू नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ तो क्या है, उस गुड्स को जो है रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेम चीज हम पहले भी देख चुके हैं। आगे क्या दिया है, कोई भी गुड्स का नेचर ऐसा है जो पेरिशेबल नेचर के है या हैजार्डियस है तो उसको जो है ऑफिसर इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ठीक है। और जो भी गुड्स डिस्पोज ऑफ किए उसका एक इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने कितने गुड्स जो है सीज किए थे और कितने गुड्स जो है डिस्पोज ऑफ कर दिए। और इस सर्च एंड सीजर के जो भी प्रोविजंस होंगे वो सारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 68 जो बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। कोई भी गुड्स है जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उस दौरान जो है उस गुड्स का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। और इंस्पेक्शन करने के लिए आपको ऑथराइजेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 67 के अंदर हमने क्या देखा, ऑथराइजेशन जरूरी होगा किसी जॉइंट कमिश्नर का या उसके अबाव का कोई रैंक का ऑफिसर है तो उसका ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 68 में क्या बोला है कि भैया गुड्स मूवमेंट में है तो वहां कहाँ ऑथराइजेशन लेने जाएंगे, तो सिंपल कि आप वहीं पर जो है इमीडिएटली इंस्पेक्शन कर सकते हो और ईवे बिल वगैरह जो है वेरिफिकेशन आप उन चीज का कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 69 जो बात करता है पावर टू अरेस्ट, ठीक है। अभी तक हमने 2 सेक्शन देखे, पहला सेक्शन सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। नेक्स्ट था सेक्शन नंबर 68 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन नंबर 69 क्या बोलता है, पावर टू अरेस्ट।
अब अरेस्ट क्या होता है, तो अरेस्ट का मीनिंग जो है वो इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया है। सो एक जनरल मीनिंग क्या होता है, टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी। ठीक है, सो किसी भी पर्सन को कस्टडी में लेना उसको बोलते हैं अरेस्ट। अब अरेस्ट कब किया जाएगा, जब कोई भी कमिश्नर जो है वो ऑथराइज करता है प्रॉपर ऑफिसर को, ठीक है, और उसके पास, कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव है कि जो भी पर्सन का जो है अरेस्ट करने के बारे में बोल रहे हैं उसने टैक्स इवेजन किया है ऑफ मोर देन 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, सो 2 करोड़ से ज्यादा का अगर टैक्स इवेजन है तो कमिश्नर जो है वो ऑथराइजेशन देगा किसी प्रॉपर ऑफिसर को कि आप जाइए और उस व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, यहाँ पर दो टर्म हमने को देखनी है, पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, सो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये एक तरह का सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस होते हैं। ठीक है, जहां पर अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट की जरूरत भी नहीं है। जनरली आपको किसी पर्सन को अरेस्ट करना तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो उसमें आपके पास अरेस्ट करने के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कोर्ट का परमिशन लेना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आप सीधा अरेस्ट करो और इन्वेस्टिगेशन अपना चालू करो। ठीक है, सो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जहां पर कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, जितना टैक्स इवेजन का अमाउंट या फिर आईटीसी जितना एक्सेस क्लेम किया या फिर रिफंड गलत तरीके से लिया, उसका जो अमाउंट है वो एक्सीड करता है 5 करोड़ से, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा का अगर टैक्स इवेजन किया है तो वो जो है ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। और ये एक तरह का नॉन बेलेबल रहता है। ठीक है, इस केस में बेल भी नहीं मिलती है को जनरली। ठीक है, और बेल दे सकता है तो कौन, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, अदरवाइज बेल भी नहीं मिलेगी। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस हमेशा नॉन बेलेबल रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्या होता है, ये रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं। ठीक है, और इस केस में आपको किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। ठीक है, और आपको अगर उसका इन्वेस्टिगेशन करना तो आपके पास कोर्ट के ऑर्डर होने चाहिए कि भैया इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बेल मिल जाएगा, अगर डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो वो बेल भी दे सकते हैं। ठीक है, सो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी होते हैं वो नॉन बेलेबल रहते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो बेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी पर्सन का अरेस्ट हुआ है तो उसके पास क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो अगर केस है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में क्या करना है, आपके पास, आपको अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं थी, आप सीधा अरेस्ट करके ले जा सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है, जो भी पर्सन को अरेस्ट किया है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको ले जाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अगर केस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उसको जो है बेल मिल सकता है। ठीक है, और बेल कौन देगा, कोई भी डेप्यूटी कमिश्नर हो गया या असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको बेल दे सकता है। ठीक है, और अरेस्ट के जितने प्रोविजंस जो हैं वो सारे ही प्रोविजंस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के हिसाब से जो है लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट। ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अरेस्ट करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है भैया, तो सिंपल, ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है, आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि क्या नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, कितना टैक्स इवेड किया है, क्वांटम क्या है उसका। ठीक है, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस अवेलेबल क्या क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बीइंग टेम्पर्ड। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आप इंश्योर करो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग, मतलब वो पर्सन भाग ना जाए इसलिए ही उसका अरेस्ट किया जा रहा है, या फिर कोई मास्टरमाइंड है कि ऑपरेटर है जो डमी जो है इनवॉइस बना रहा है, या फिर कोई बेनामी इंपोर्ट्स कर रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस हो गया, इंटिमिडेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, कोई व्यक्ति है जो इंटिमिडेट कर सकता है या फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी विटनेस को, तो फिर उसको अरेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन इन्वॉल्व है तो उस केस में भी जो है आप अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारी गाइडलाइंस थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 70। 70 क्या बात करता है, पावर टू समन पर्संस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। सो इस सेक्शन में क्या पावर दी गई है कि आप किसी भी पर्सन को समन इशू कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि उस पर्सन को बुला करके कोई पूछताछ करनी है तो आप सीधा उसको समन इशू कर दीजिए। ठीक है, सो जिस भी पर्सन को समन इशू किया गया है उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है टू अपियर बिफोर द ऑफिसर। ठीक है, उसको ऑफिसर के सामने हाजिर होना जरूरी है। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर उसने मंगवाए तो वो भी उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। तो सेक्शन 70 के अंदर क्या बोला है, अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ करनी है या कोई तलाशी लेनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो आप उसको समन इशू कर सकते हो। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति अपियर नहीं करता, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपियरेंस टू समन। ठीक है, सो ये क्या बोला है, अगर कोई पर्सन अपियर नहीं करता है ऑन द डेट व्हेन समन विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, या फिर वो एब्सकॉन्ड कर जाता है समन को,
ठीक है, कहीं भाग गया, आपने समन इशू किया और वो फरार हो गया, ठीक है, या फिर कि उसने प्रोड्यूस नहीं किया है डॉक्यूमेंट्स, और जो भी आपने उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे वो उसने प्रोड्यूस नहीं किए, या फिर वो अपीयर किया है लेकिन उसने जो एविडेंस दिए वो झूठे हैं, ठीक है, फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस किए। सो इन चारों ही केसेस में जो है उसका प्रोसिक्यूशन होगा अंडर इंडियन इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, ठीक है, आईपीसी की धाराएं उस पर लगेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है, अगर कोई पर्सन अपीयर नहीं करता है बिफोर सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफिसर्स के सामने, अगर अपीयर नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लगेगी ऑफ रुपीज अप टू रुपीज 25,000। और ये पेनल्टी किस कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन नंबर 122 के अंदर, ठीक है। जो ऑफेंसेस है पेनल्टीज के अंदर हम पढ़ते हैं जनरल पेनल्टी ऑफ रुपीज 25,000, उतना पेनल्टी जो है उस पर लग सकता है अगर वो अपीयर नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 71। ये क्या बोलता है, एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसिस, कोई भी बिजनेस प्रेमाइसिस का एक्सेस करना, ठीक है। सो ये कब होगा, जब कोई जॉइंट कमिश्नर या ऑफिसर हायर इन रैंक को ऐसा लगता है कि भैया जो रेवेन्यू जो है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो खतरे में है, तो उस केस में क्या करेगा, वो ऑथोराइज करेगा किसी ऑफिसर को कि आप जाइए और उसके बिजनेस प्रेमाइसिस को एक्सेस कीजिए, ठीक है, और इंस्पेक्शन कीजिए, ठीक है। अब कोई एक्सेस करता है और ऑफिसर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए। सो इन सब चीज़ों को इंस्पेक्शन उनका वो जो है ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। और जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उस प्रीमाइसेस का, उसकी क्या ड्यूटी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको फर्निश करने पड़ेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज। सो जो भी इंस्पेक्शन के दौरान ऑफिसर ने जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे हैं, उसको 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर केस है ऑडिट का, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, जो हम सेक्शन 65 के अंदर पढ़ते हैं, तो उस केस में जो है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स उस ऑडिट पार्टी को भी फर्निश करने पड़ेंगे। और अगर केस है स्पेशल ऑडिट का, जो सेक्शन 66 के अंदर पड़ता है, और स्पेशल ऑडिट कौन करता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, तो इस केस में जो है उस पर्सन इंचार्ज को वो डॉक्यूमेंट्स सीए और सीएमए को भी जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, फर्निश करने पड़ेंगे इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर कवर्ड बाय दिस प्रोविजन आर टू बी प्रोड्यूस्ड इफ कॉल्ड फॉर। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, देखते हैं वन बाय वन। द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड डिक्लेयर टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी उसने प्रिपेयर किए हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस हो गया, एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हो गई, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गई, या फिर कोई भी रेलेवेंट रिकॉर्ड हो गया, कोई रिटर्न्स हो गए, ठीक है। सो जो भी ऑफिसर को लगता है कि उसको चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, सो पर्सन इंचार्ज को वो सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये था अपना सेक्शन नंबर 71। अब कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 72। ये क्या बोलता है, ऑफिसर टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर्स, ठीक है। सो जब भी कोई इंस्पेक्शन होता है, सर्च होता है, सीजर होता है, या फिर अरेस्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है, सीजीएसटी ऑफिसर या एसजीएसटी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको असिस्ट कौन करता है। सो ये सारे पर्सन्स के नाम दिए गए, कौन कौन से जो है उनकी हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। पुलिस हो गया, लोकल पुलिस हो गई, या कोई रेलवे के एम्प्लॉयज हो गए, या फिर कोई कस्टम्स के एम्प्लॉयज हो गए, या फिर कोई ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के जिनका काम है कलेक्शन ऑफ जीएसटी के ऑफिसर्स हो गए, या फिर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के ऑफिसर हो गए, कोई विलेजर्स विलेज ऑफिसर्स हो गए, या फिर कोई अदर क्लास ऑफ ऑफिसर हो गए जो भी नोटिफाई किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने। सो ये सारे ऑफिसर्स जो है वो असिस्ट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को सर्च या सीजर करने के लिए, या अरेस्ट करने के लिए, या इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 72। अब सो इस चैप्टर के अंदर हमने 6 सेक्शंस पढ़े टोटल, ठीक है। सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। उसके बाद सेक्शन नंबर 68 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 69 जो बात करता है पावर टू अरेस्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर 70 जो बात करता है पावर टू समन टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 71 जो बात करता है एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस। और लास्ट सेक्शन हमने देखा सेक्शन नंबर 72 जो बात करता है ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।